अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज है 22 अप्रैल। जी हां, 22 अप्रैल वो दिन है जब इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन जो है वो फॉल्स फ्लैग कहलाया क्योंकि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है इस ऑपरेशन के हवाले, इस वाक़ये के हवाले से जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ जिसमें 26 सिविलियंस इंडिया के मारे गए। और इस वाक़े में जाहिर सी बात है कि जो सिविलियंस हैं वो मारे गए और उसमें कोई हुकूमत का नुकसान या फौजी नुकसान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि इंडिया ने अपने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो है, जब मोदी सरकार पर काफ़ी प्रेशर बढ़ा, तो पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार ने इस पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद, सिर्फ 10 मिनट बाद जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा न सिर्फ दर्ज किया बल्कि पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। और ये बात सोचने की है, पाकिस्तान ने इस बात को मुस्तरद किया और पाकिस्तान ने साफ साफ ये बात कह दी कि 10 मिनट के अंदर किस तरह से ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसका मतलब है जो मुकदमे का जो मतन है वो पहले से डिसाइडेड था। भारत आज तक इस बात का सबूत नहीं दे सका कि 1 साल गुजर गया, लेकिन भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगाता है लेकिन सबूत सामने नहीं दे सकता है। और फिर इस पहलगाम वाक़े की पादाश में जो है वो हुकूमत मोदी सरकार ने वादा किया अपनी कौम से कि वो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे और पाकिस्तान को जवाब देंगे, क्योंकि वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे थे। तो इसका जवाब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को हम ज़रूर देंगे, लेकिन वो जवाब उनके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा करारा जवाब उनको यहाँ से मिलेगा ये उनको अंदाजा नहीं था। और फिर पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब भी दिया कि उनके 6 तैयारे मार गिराए। और जो स्कोर रहा वो ये था कि इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए और पाकिस्तान का एक भी नहीं गिरा। इस बारे में भी बात करेंगे कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है। ये ज़बान ज़द आम है कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है। तो फिर अगर दोबारा इंडिया को किसी हजीमत का सामना करना पड़े तो इंडिया को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और आज हम ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि मुज़ाकरात की एक नई उम्मीद, नई किरण जो दूसरे राउंड की है वो नज़र आने लगी है। पहला राउंड काफ़ी हद तक कामयाब रहा था, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था मगर कामयाब रहा था। और उसमें काफ़ी सारे नुकात हैं जिन पर इत्तेफाक हो गया था। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें अपनी जगह जारी और सारी हैं, इस पर बात करेंगे। अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। करार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। करार साहब, रुबाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि आपके प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। अच्छा, अब करार साहब, ये जो पहलगाम अटैक है, अब इस वाक़े पर इंडिया आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो आसान है पर उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। जी रुबाब, असल में इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि गुजरात के इलेक्शन थे और इलेक्शन में अवामी राय आमा के अंदाजों के मुताबिक मोदी की भारतीय जनता पार्टी हारने के चांसेस थे, उसका वोट बैंक खत्म हो रहा था। तो बदकिस्मती से ये है कि जब भी वहाँ कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है तो वहाँ के जो हुक्मरान होते हैं, खासतौर पर जब से बीजेपी आई है, पहले भी इन्होंने एक दफा उड़ी में भी यही काम किया था, तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अवाम के जज्बात भड़काने के लिए और अपना वोट बैंक बेहतर करने के लिए पहलगाम में एक ड्रामा रचाया था। अच्छा, उनका ख्याल यही था कि जी हमेशा की तरह जो है वो शायद वो लोगों को डरा धमका के और बता के कि जी हमने तो पाकिस्तान से बदला ले लिया है, वोटर्स को अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन इस दफा उनका वोटर भी नहीं उनके साथ मिल रहा था और साथ वहाँ की जो उनकी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी भी उनको कह रही थी कि जी आपने, जैसे आपने भी खुद कहा कि चंद घंटों में उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया और कोई उसकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन फौरी तौर पे उन्होंने उसका जो है ना मुकदमा दर्ज करके और पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया ने, जो उसका हिंदुस्तान की मीडिया का हमेशा से तरीका कार रहा है कि कहीं भी कोई काम हो तो इधर जो है ना पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं वो। तो वही चूंकि प्री प्लान था और मोदी सरकार का जो अपना खरीदा हुआ मीडिया था, खरीदे हुए जर्नलिस्ट थे,
उन्होंने फौरी तौर पे पहलगाम के इस फॉल्स ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने साफ कहा था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें। ना उनके पास सबूत था, ना वो पेश कर सकते थे। लेकिन जब देखा 10-15 दिन हो गए इसमें कोई उसको मोदी को फायदा नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली फिर उसने क्या किया कि हमारे निहत्ते सिविलियन पे अटैक किया। आपको पता भावलपुर में एक मस्जिद पे अटैक हुआ, मुरीद के में मस्जिद पे अटैक हुआ, और उसके बाद फिर कश्मीर में एक जो है ना आजाद कश्मीर में उन्होंने अटैक किया। और उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तान बस बैठ जाएगा और उसके बाद जो है हम बिल्कुल जो है इलेक्शन जीत जाएंगे गुजरात का। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने उनका जो मंसूबा था वो खाक में मिला दिया। और खास तौर पे जैसे आपको पता है कि उनके पास जो फ्रांस के प्यारे थे तो राफेल पे उनको बहुत ज्यादा जो है वो घमंड था। बल्कि बहुत से जलसों में मोदी कहा करता था, जब पहले उनका त्यारा यहाँ पे गिरा था, एक भाई साहब आए थे यहाँ पे चाय पी के चले गए थे, जी तो अभिनंदन साहब, अभिनंदन। तो उसके बाद जलसों में जो कहते थे कि हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते, हमारे पास राफेल होते तो वो कर देते। लेकिन राफेल त्यारे ने खुद थोड़ी उड़ना होता है, उड़ाने वाला तो पायलट होता है। जब पायलट को भी पता है कि वो एक झूठ का साथ दे रहा है, तो अल्लाह ताला ने उनको और शर्मिंदा किया, क्योंकि उन्होंने एक तो अपने ही बेगुनाह लोगों को मारा और दूसरा उन्होंने एक दूसरे बेगुनाह मुल्क पे इल्जाम लगाया। तो अल्लाह ताला का भी उनके ऊपर जो है ना वो कहर आना एक लाजमी बात थी। और साथ हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, हमारे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अभी माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे वो फील्ड मार्शल हैं जी। तो उन्होंने फिर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, रुबाब के दुनिया आज तक क्या वो भूलेगी नहीं, क़यामत तक नहीं भूलेगी कि जी उनके साथ मैं यही पूछना चाही थी कि ये 10 मई को जो जवाब मिला है उनको, तारीख इसको किस तरह से याद रखेगी? तारीख उनको हमेशा जलील करती रहेगी। वो इसलिए कि जब भी एक गैर जानिबदार मिलिट्री हिस्ट्री का राइटर एक मिलिट्री हिस्ट्री लिखेगा तो पहले तो वो कहेगा कि जी उन्होंने एक ऐसे मुल्क पे जो उनका पड़ोसी है, जो अमन चाहता है, कभी पाकिस्तान ने इस किस्म की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाह मस्जिद पे नमाजियों पे अटैक करके उनको मारा, बच्चों को मारा। और इसके ऊपर साथ वो ये भी लिखेगा कि जी पाकिस्तान जो इंडिया से हर लिहाज से छोटा मुल्क है, मिलिट्री के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके हिसाब से छोटा मुल्क है, रिसोर्सेज के हिसाब से छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा मुल्क है। हमसे जो 6 गुना बड़ा मुल्क था उसको हमने फिर ऐसी जो है ना वो मुंह की उसको मार खानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। वो हमेशा राइटर जो है मौर्रख है वो लिखता रहेगा और उनको सारी जिंदगी बिल्कुल इसका एहसास रहेगा। जैसे वो जाया करते थे, महमूद गजनवी जाया करते सोमनाथ के मंदिर पे, इनके जो है ना लोगों को मार के आ जाया करते थे। इसी तरीके से जो ना बाकी पहले भी आप देखेंगे पानीपत की लड़ाई में क्या कुछ इनके हिस्ट्री में इनके साथ यही होता रहा है। और इसके बावजूद प्रॉब्लम ये है कि जब भी इनका वो हिंदुत्व का जो ना वो अजीब सा ख्याल उठता है तो फिर ये पाकिस्तान की तरफ, मुसलमानों की तरफ जो है ना इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। जी रवाब बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा हिंदुत्व, तो इसका जो नज़रिया वो फैलाने में इसी बात से मैं लिंक करूंगी कि जो अकलियतें हैं उनको जो है उनके ऊपर सारा नज़ला गिरता है ये अपने हिंदुत्व नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। असल में ये जो एक बुनियाद परस्त जमात है और सारे बुनियाद परस्त जो है ना साथ हो गए मोदी के, और इनका ख्याल यही है कि जी ये जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान है उसको क्या, वो तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी कंसिडर करते हैं कि जी हम इसको दोबारा अखंड भारत बनाएंगे, लोगों को दोबारा अपने ना हिंदू मजहब की तरफ कन्वर्ट करेंगे। उनको अंदाजा नहीं है कि देखें उनके अपने अंदर प्रॉब्लम थे, कुछ समाजी प्रॉब्लम थे। जब हमारे यहाँ पे औलियाए कराम आए बड़े सगीर में, और औलियाए कराम के आने के बाद फिर यहाँ पे इस्लाम फैला, तो अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो दीवाने का ख्वाब है तो दीवाने को देखने दें। उसी ख्वाब के जो ना ख्वाब की तकमील के लिए वहाँ पे वो सिखों पे जुल्म करते हैं, वो ईसाइयों पे जुल्म करते हैं, वो अपनी ही जात के जो निचली जात के जिनको वो शूदर कहते हैं
वो उन पे भी जुल्म करते हैं। खाली ये नहीं है कि वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वहाँ के जो शूदर हैं बेचारे, उनकी जिंदगी, उनके अपने हम मजहब हैं, उन्होंने उनकी जिंदगी भी हराम की हुई है लोगों ने। जी बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब, कनाडा में अगर देखें तो वहाँ पर ये सिख रहनुमा को मरवा देते हैं। फिर कनाडा में जो ट्रूडो हैं वो इस पर उनसे नाला भी होते हैं। तो यहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, अभिनंदन को हम हवाले करते हैं। तो ये सारी चीजें, भारत इतनी जग हसाई का सामना आखिर करता कैसे, इतनी हिम्मत और इतना जो कहना चाहिए कि इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त करता है? देखें रबाब, पहले झूठे जो है ना ये दावे करके ये लोगों को थोड़ा बहुत वरगला लेता था। पहलगाम से पहले जो कुछ वाकया हुआ, कुछ लोग इनकी बात पे यकीन करते थे, कुछ नहीं करते थे। अच्छा, लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, और सबसे बड़ी मजबूरी लोगों की है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और बाहर के लोग जो हैं वो कमर्शियल अपने मफादात के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो इनकी बात मान लेते थे। अंदर से उनको भी यकीन होता था कि इनकी बात में वजन नहीं है, झूठ है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना होता था और इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो इनकी बात मानने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे आपका सोशल मीडिया जो है ना ये फैलता जा रहा है, तो पुराने इससे पहले जो वाकयात थे उस जमाने में सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं थी जो अभी आ गई है। तो अभी वो ममालिक भी इस पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनके आम पब्लिक, आम आवाम जो है, आम पॉपुलेशन जो है, सोशल मीडिया के जरिए उनको हर खबर मिल जाती है। अब इनके जो झूठे मंसूबे होते हैं, नापाक अज़ाइम जो होते हैं इनके, वो आम पब्लिक पे, दूसरे ममालिक पे आश्कार हो जाते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान अब तन्हाई का शिकार है, उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो नाकामी की तरफ जा रही है। खुद इंडिया में आपने देखा कि उसके अपने लोग अभी उंगलियां उठा रहे हैं और इतना बुरा भला कह रहे हैं मोदी को, और साफ नाम लेके कह रहे हैं कि इंडिया की अभी जो हालत बनी है वो मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी में तनहा रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये कहें कि जो ये 10 मई का मार्का हुआ और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, तो इसमें 6 तैयारे भारत के गिराए हमारी पाक फजाइया ने। तो एक वो भी वक्त गुजरा है, और जब MM आलम ने तैयारे गिराए थे तो हमारे जवानों में वो करेज अब भी पाई जाती है। जी, आपने बहुत खूबसूरत जो है ना वाकया ये सन 65 में हुआ था जी, और वो ये हुआ था कि MM आलम उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे, और वो सरगोधा, जिसको हम शाहीनों का शहर कहते हैं, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयर बेस था और आज भी है माशाल्लाह। तो उसके ऊपर हिंदुस्तान ने जो ना अटैक किया, उसमें जो भी हमारे त्यारे थे उस बेस पे उनको तबाह करने की कोशिश की। तो उस जमाने के हिसाब से जो हमारे पास त्यारा था, उस वक्त भी हमारा त्यारा जो है हिंदुस्तान के त्यारों के मुकाबले में ज्यादा कीमती नहीं था, टेक्निकली भी उनसे अच्छा नहीं था। लेकिन बात वही है कि जो पायलट की महारत और पायलट का अल्लाह ताला पे ईमान और जज्बा, इस चीज ने MM आलम को जो है ना एक ऐसा मौका फराहम किया कि वो भी तारीख की सबसे बड़ी फिजाई जंग थी कि उसने एक दिन में 5-6 त्यारे इंडिया के सरगोधा के इर्द गिर्द मार गिराए थे। और वही बात है कि हमारा तो माशाल्लाह ये शाहीन है, और हमारी नेवी ने भी बहुत अच्छा जो है ना अभी भी परफॉर्म किया है, हमारी आर्मी ने परफॉर्म किया है। आखिर दिन अगर मैं थोड़ा सा माँ बाप को और आगे इस पे लेकर चलूं, तो अगले दिन क्या हुआ, जब इनके त्यारे गिरे तो इनके पायलट्स ने एक किस्म की हड़ताल कर दी, और जाके इंडिया में जाके उन्होंने कहा कि जी हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्यारे में प्रॉब्लम है। तो अगले दिन कोई एयर अटैक पाकिस्तान पे नहीं आया, तो फिर इनको इसराइल ने ड्रोन दिए, और वो ड्रोन जो इसराइल ने इंडिया को दिए थे, अगले दिन उन्होंने ड्रोन फेंके। तो सवाए पहले 2-3 ड्रोनों के जो अचानक आए थे, वो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हुआ वहां पे सुलियन आबादी का, और उसके बाद उन ड्रोन को भी पाकिस्तान ने इतनी मुहारत के साथ नाकारा किया कि वो लोगों ने ऐसे ड्रोन आम बंदूकों के साथ, जिनसे शिकार खेलते हैं ना, 12 बोर की बंदूकें, जी, तो ऐसे बंदूकों के साथ वो ड्रोन गिराए थे अगले दिन। जिस दिन उनके पहले दिन त्यारे गिरे, अगले दिन उनके ड्रोन गिरे थे, ऐसे गिरे थे जैसे परिंदे गिर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर तीसरे दिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, उनका असल जो एयर कमांड सिस्टम है जिसको S-400 कहते हैं, उन्होंने रशिया से लिया था,
जब वो नाकारा हुआ तो फिर मोदी को अंदाजा हो गया कि यार हम तो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, और मिन्नतें करके फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे पाकिस्तान ने इनको थोड़ा उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे माफ कर दिया, उस वक्त तक माफ कर दिया जब तक ये दोबारा कोई ओछी हरकत नहीं करते। जी रबाब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी जैसे अखंड भारत की बात की, तो मैं अब दूसरे वाले इशू की तरफ आना चाहूँगी जो अभी ऑन गोइंग है और पूरी दुनिया जो है वो उसकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं। तो आपने अखंड भारत की बात की थी, तो एक ग्रेटर इसराइल की बात भी है। इसराइल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, ग्रेटर इसराइल के। दोनों में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। बिल्कुल मुमासलत पाई जाती है, और दोनों ही अपने पड़ोसियों के साथ जुल्म करते हैं। जैसे फलस्तीनियों पे जुल्म किया इसराइल ने, लेबनान के मुसलमानों पे जुल्म किया इसराइल ने। दोनों के जो इरादे हैं वो पूरी इंसानियत के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो इसराइल ने भी, आपको पता है, सबसे पहले तो फलस्तीनियों के साथ बहुत ज्यादा, पहले से उनको गरीबों को जो ना ऐसे कैंपों में रखा हुआ है जहां पे आम इंसान रहने का सोच भी नहीं सकता। उन कैंपों में ना कोई सहूलतें हैं, उन कैंपों से बाहर फलस्तीनियों को जाने की इजाजत नहीं थी, खासतौर पे गाजा के इलाके में। और उसके बाद 1-2 साल पूरा उनके ऊपर जुल्म करता रहा। फिर इसराइल ने, आपको पता, 6 माह पहले ईरान पे अटैक किया, और अभी अमेरिका ने इसराइल के कहने पे ईरान पे अटैक किया और ये जुल्म किया। और ये जुल्म, आपको पता है कि इवन के इनके रोमन कैथोलिक के जो सबसे बड़े मजहबी पेशवा होते हैं, वो इवन के वो कह रहे हैं, पोप लियो, कि जी ये आप ज्यादती कर रहे हो, फलस्तीनियों के साथ ज्यादती कर रहे हो, आप जो है ना ईरानियों के साथ ज्यादती कर रहे हो, और हमारा मजहब जो है ना इस किस्म की बिल्कुल इजाजत नहीं देता जिस स्टाइल से आप लोग जंगें कर रहे हो और सिविलियन आबादी के साथ जुल्म कर रहे हो। जी रबाब। सर, अमेरिका ने ये, जैसे आप भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि एक जंग अमेरिका ने शुरू की है, तो अब आप क्या देखते हैं कि इसका नतीजा तो ये हुआ कि पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर इसकी तलाफी कैसे करेंगे अमेरिकी सदर? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी सदर इसकी तलाफी कर सके। पहले से ही, आज भी अगर जंग रुकती है ना, तो ममालिक जो भी इससे मुतासर हुए हैं, चाहे वो खलीजी ममालिक हैं, ईरान के पड़ोसी ममालिक जिसको जो उसके साउथ में है, या फिर पाकिस्तान जैसे लोग हैं जहाँ पे एकदम महंगाई चढ़ गई है, आज भी अगर जंग रुक जाए तो इसको कम से कम 2 साल लगेंगे। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के अंदर तो कम से कम उसको, जहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर तबाह कर दिए, लोगों के घर तबाह कर दिए, तो उसको तो कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। लेकिन अभी मसला यह है कि पाकिस्तान ने दोनों को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था जहाँ पे जंग बंदी बिल्कुल मुस्तकिल हो सकती थी, आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल हो सकती थी। लेकिन ट्रंप का अपना अंदाज है, वो सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं, साथ वो अमन की बातें करते हैं, साथ उन्होंने पहले एक जहाज इनका रोका, फिर उनका दूसरा जो है ना दूसरा शिप पकड़ लिया इनका, ईरान का। तो उनका शायद ये ख्याल था कि ईरान इनके दबाव में आके अमेरिका की सारी शराइत मान लेगा। असल में वो इस चक्कर में है। लेकिन ईरान चूंकि गैरतमंद कौम है, खुददार कौम है, बहादुर कौम है, तो ईरानियों ने, आप देखा, वो बिल्कुल तैयार बैठे थे कल आने के लिए। तो ईरान ने कहा जी हम नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये थी कि पहले तो इनका मुतालबा था कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अपनाए हॉर्मज को खोल दें। तो जब उन्होंने खोलने के लिए तैयारी कर दी, उन्होंने एक दिन खोल भी दी थी, तो इन्होंने जाके उसको ब्लॉकेट कर दिया, उसका जाके मुहासरा कर लिया, उसके रास्ते रोक लिए। तो जो इनका अपना मुतालबा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल पड़े। तो साथ साथ उसको एक वक्त में धमकी देते हैं, एक वक्त में कहते हैं जी उनकी लीडरशिप जो है हमारे साथ बात करना चाह रही है। तो ये अमेरिकन अवाम को चाहिए, उनके लोगों को, कि ट्रंप को समझाएं कि जंग बंदी करने से पहले काबू हालात होते हैं, उल्टे सीधे बयान नहीं देते। तो वो ना सिर्फ ट्रंप भाईजान उल्टे सीधे बयान देते हैं, बल्कि उल्टे सीधे काम भी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि वो चाइना से एक जहाज उनका शिप आ रहा था, उसको पकड़ लिया, कल सुबह एक और पकड़ लिया। तो ऐसे हालात में तो बिल्कुल जो है ना एतमाद खत्म हो जाता है, और लैक ऑफ ट्रस्ट असल में दोनों मुल्कों में इस वक्त लैक ऑफ ट्रस्ट है। और ज्यादा ईरान का मसला इसलिए कि ईरान का नुकसान इतना हो गया है
कि वो आप बिल्ली भी पकड़ने लगे ना, तो जब दीवार के साथ लग जाए तो फिर पकड़ने जाए तो पंजे मारती है। तो ईरान अब उस स्टेज पे आ गया कि उसको और परवाह नहीं है नुकसान अपने की। तो इसीलिए पाकिस्तान ने, खासतौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे इसाक डार साहब ने, नायब वज़ीर आज़म ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, खासतौर पे फील्ड मार्शल का रोल तो आसिम मुनीर का बहुत अजीम रोल है। और अभी तक उन्होंने इन उम्मीदों को मरने नहीं दिया है, अभी तक उम्मीदें कायम है। ये रुके जरूर हैं, ये मुलतवी नहीं हुए हैं, और ये जो अमन के मुज़ाकरात हैं इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे ये चंद दिनों में दोबारा शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी मौजू पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है 22 अप्रैल के हवाले से। पहलगाम वाक़या होता है, उसके बाद भारत जो है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सबूत लाएं। भारत 1 साल के बाद भी सबूत लाने में नाकाम रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इसमें इसको मुस्तरद कर चुका है और पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि सबूत पेश किए जाएं जो भारत नहीं पेश कर सका। भारत की मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़े में जग हसाई हो चुकी है, मगर भारत सबक नहीं सीखता। इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब जी, पहलगाम वाक़े पर इंडिया आज तक कोई सबूत नहीं दे सका। आखिर कितनी बार इल्ज़ाम लगाएगा? मतलब वहां पर कोई किसी को छींक भी आए तो क्या वायरस पाकिस्तान से आता है? ऐसे ही बात है ना? ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि भारत का ये वसीला बन गया है जी। और खास तौर पे उनकी हुकूमत इसका एक चर्चा जोड़ती है और उसके बाद उनका मीडिया जो है वो इसे उठा लेता है और उठाकर इतना प्रोपेगेंडा करता है, इतना प्रोपेगेंडा करता है कि इंतहा हो जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान उसके जवाब में उनसे ये कहता है कि लाइए हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, हम तो खुद दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं, हो चुके हैं। हमारे तो 70-80 हजार अफराद जो हैं इस दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुए हैं। तो हमसे ज्यादा कौन ये चाहेगा कि दहशतगर्दी जो है कहीं भी हो दुनिया के अंदर वो खत्म ना हो। लेकिन भारत जो है वो इल्जाम लगाता है, प्रोपेगेंडा करता है और सिर्फ मीडिया तक अपनी बात को बस उछाल के अपने ही आवाम को वो असल में मुतासिर करना चाहता है। बाकी दुनिया में उसकी बात का कोई वजन नहीं लिया जाता। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान खुद भारत को ये होता है कि वो चीज जैसे पहलगाम के वाक़े को अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है और आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक इंतहाई खौफनाक जंग भी हुई और जंग होना जनूबी एशिया में उन 2 हमसायों के दरमियान जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हों कितनी ही खतरनाक बात है। इसका अंदाजा दुनिया को भी अच्छी तरह है और भारत को भी यकीनन अच्छी तरह होगा। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करना, ये सारा का सारा अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है दहशतगर्दी है, ठीक है, दुनिया भी कहती है दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तो अमली तौर पर दहशतगर्दी को खत्म करने की कार्रवाई करता है और इक़दाम करता है। तो फिर भारत को क्या एतराज है कि वो आए और सबूत पेश करे? अगर सबूत में कोई ऐसी चीज निकलेगी तो पाकिस्तान कतई कोई एतराज नहीं करेगा कि मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जी मुनव्वर साहब, हम सबूत की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने तो ये बारहा कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस है। तो हमने तो कुलभूषण यादव को पकड़कर सामने कर दिया, पूरी दुनिया के सामने कर दिया। उसके बावजूद जो है वो भारत अपनी कार्रवाइयों पर जो है वो नजर नहीं डालता है और उल्टा पाकिस्तान पे इल्जामात लगाता है। भारत को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है लेकिन बाज नहीं आता। ये आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा
और आपने देखा खास तौर से इसका जो सबसे खतरनाक जो नतीजा निकला वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप थे जिनको खुद अफगान हुकूमत ने एक तो बेलगाम किया, उन पे कंट्रोल नहीं किया बल्कि उनका साथ दिया, और दूसरी तरफ भारत के साथ दोस्ती करते हुए भारत को ये मौका दिया कि वो इन ग्रुप को भी स्पॉन्सर करे और इनको आगे बढ़ाए। तो ये आप देख रहे हैं ये साइकिल जो है कितनी खतरनाक होती जा रही है। तो ये भारत के अपने हक में नहीं जाती, एक दूसरे इलाके के हक में भी नहीं जाती। आखिरकार इलाके के अवाम जो है ये इल्जामात पर कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक झूठ को भारत के एक्सेप्ट करते रहेंगे। आखिरकार उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है, भारत के अहले जानिब को अंदाजा है, भारत के अपने मीडिया के जो समझदार लोग हैं, सिवाय इसके कि जो कि यकतरफा प्रोपेगेंडे में यकीन रखते हैं या गवर्नमेंट के ऐसे प्रोपेगेंडे में भारतीय गवर्नमेंट के जो कि गुमराहकुन है उसमें आ गए हैं या उनको कोई इसमें फायदा नजर आता है। खुद उनकी पब्लिक और जो उनके समझदार लोग हैं, उनके समझदार पॉलिटिशियन हैं, उनकी ऑपोजिशन है, वो खुद इस बात के खिलाफ है कि भारत इस किस्म की इल्जाम तराशी करे जिसका अंजाम जो है वो गुज़िश्ता साल वाली जंग की तरह निकलता है। जी मुनव्वर साहब, अच्छा दूसरी जो एक बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है, इसकी बाज़गश्त हो रही है और इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से की है कि भारत अगर कोई मुहिम जोई करता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये बात जो है सिंदूर 2 की जो बात है ये जो लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने भी ये बात की थी और ये फरवरी 2026 में ये बात की थी। तो भारत कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी में है, उसने पहले ऑपरेशन से सबक नहीं सीखा? मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो बेहतर तौर पर तारड़ साहब जानते होंगे, गवर्नमेंट जानती होगी, क्योंकि उनके पास जो मालूमात हैं वो किसी के पास भी नहीं है। और उनके भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के किसी बयान को मैं प्रोपेगेंडा से ज्यादा अहमियत नहीं देता। जो सबक गुज़िश्ता साल भारत को पाकिस्तानी अफवाज ने सिखाया उसके बाद बहुत मुश्किल नजर आता है कि भारत इस किस्म की मुहिम की तरफ मतवज्जह हो। हाँ, अगर वो उनके दिमाग में कोई खलल नहीं हो गया है या कोई ऐसी फौजी वो समा गई है तो उन्हें उससे भी बेहतर जवाब मिलेगा जो कि गुज़िश्ता साल दिया गया। और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आपने उनके एनालिसिस देखे होंगे, उनके फौजी एनालिसिस देखे होंगे जो मीडिया पे भी आए और जिनके ऊपर को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया और उनकी अपनी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बातचीत की गई जिसके अंदर ये बात सामने आई कि भारत को किस कदर शर्मनाक किस्म की नाकामयाबी का सामना करना पड़ा था गुज़िश्ता साल जो उसने मुहिम जोई की थी। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, बल्कि मेरी समझ से बाहर है कि एक दफा ऐसी हिमाकत करने के बाद दूसरी दफा ऐसी हिमाकत करने की वो कैसा सोच सकता है या वो सोचने की जरूरत हो सकती है। जी मुनव्वर साहब, अब कुछ उस तरफ भी आना चाहूंगी कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका ईरान जंग की जो जंगबंदी थी, सीज फायर था, उसमें अमेरिकी सदर ने मजीद तोसी कर दी है और उसे उसकी कोई मुद्दत नहीं बताई है। गैर मुय्यना मुद्दत तक ये जो जंग है वो टल गई है और सीज फायर हो गया है। तो क्या अब ये नर्व्स की जंग कह सकते हैं, बैटल ऑफ नर्व्स, ये सब आसाब की जंग है जिसमें एक दूसरे पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, बिलखुसूस अमेरिकी सदर की तरफ से कि वो अपने ऐसे बयानात देते हैं। इससे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईरान की जो ये मुज़ाकरात की जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वजह ये है कि आपको मैं एक बात बताऊँ, जी जी, एक दफा आप एक बयानिया बना लेते हैं और फिर जो फैक्ट्स होते हैं
उससे अपने आप को अलहदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये कहूंगा कि ये अमेरिकी सदर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है, और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी खासा मुश्किल हो गया। ईरान हमारा दोस्त है, हम अपनी बिसात से बढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पे आए और अमन हो, और ईरान भी इस मुश्किल से निकले, और अमेरिका ने ये जो कार्रवाई की है उससे भी उसे निजात मिले, उसकी से हो जाए। लेकिन इसके लिए ये जो पेचीदा की सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें जो ज्यादा मुश्किल काम है वो ये है कि जो सियासी एलिमेंट है उसको ज्यादा मौका दिया जाए अपनी बात मनवाने का, तब जाकर देखिए मुज़ाकरात किसके दरमियान होते हैं, मुज़ाकरात हमेशा सियासतदानों के दरमियान होते हैं। ठीक है, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के मज़ीद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं सज्जाद साहब हमारे साथ, सज्जाद अली शाह सीनियर सहाफ़ी हैं और उनसे बात करेंगे। सज्जाद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या होता है, जिसके बाद भारत जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है, लेकिन ताहाल कोई सबूत नहीं पेश कर सका। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही फरमाया, बिल्कुल कोई इल्ज़ाम मुस्तरद पेश नहीं कर पाया, बल्कि आज भी इनका एक मीडिया चैनल टीवी टुडे के नाम से है, जिसको वाज़े तौर पर जिसमें जो है वो आर्टिफिशियल AI क्रिएटेड वीडियो दिखा के और उसमें जाली शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का दिखा के भरपूर कोशिश किए लोगों को गुमराह करने की, लेकिन दुनिया जानती है कि क्या हुआ। उनके अपने आर्मी के अफसरान जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं, जिससे उनकी जगहसाई हो रही है। और फिर ट्रंप, आप देख रहे हो कि मौजूदा सूरत हाल में आपने देख लिया होगा कि पूरा साल ही वो इनके गिरे हुए जहाजों की तरतीब और बाकायदा काउंटिंग बताते रहे। तो इससे इनसे बड़ा एक फर्क पड़ा है। माना कि इकोनॉमिकल इनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे हिकमत अमली ला नहीं सकते, ऐसा ही है। अच्छा, इस सारे मामले में जो पाकिस्तान का अपर हैंड रहा है और पाकिस्तान की जो कामयाबी रही है उसको तारीख में ज़रूर याद रखा जाएगा, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो स्कोर रहा, यानी उनके 6 तैयारे गिरे और पाकिस्तान का एक भी नहीं। भारत की जो अफवाज है उनकी नाअहली, और उनके बारे में अक्सर ये बातें आती रहती हैं कि मतलब काफ़ी मुश्किलात का भी शिकार है और उनकी नाअहली भी ज़ाहिर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उनकी फौज की बहुत बड़ी एक तादाद है जो बाकायदा तौर पे मूवमेंट में रहती है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास हिकमत अमली नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी बड़ी प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनल है, बिल्कुल उसकी हिकमत बड़ी जबरदस्त होती है, और हमारी एयरफोर्स जो है बाकायदा तजर्बेकार लोगों पे जो है वो मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नाम उसका जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशहूर करवा दिया, और बाकायदा पाकिस्तान सर्टिफाइड प्रोफेशनल आर्मी के हवाले से जो है वो कहलाएगा। और हम कहते हैं कि 10 मई जो है वो इनके लिए शर्मनाक दिन होगा, और उसको हम मनाएंगे इंशाल्लाह। 10 मई को इनको जो है इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ है, और पाकिस्तान में जो है वो अपनी भरपूर क़यादत के ज़ेर साया रियासत के ज़ेर साया बेहतरीन किरदार अदा किया, और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है वो एक जंग का चंद घंटों में खात्मा किया। आप ये देखें मेरी बहन के इस मामले में कोई तवालत नहीं, जबकि आप अभी देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग को जो है वो आज 43 डेज हो गए, और वो जो है किसी मामले पे उठ कहीं करवट बैठ नहीं पा रहा। पाकिस्तान उसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो वक्त याद कीजिए जब 7 मई को इंडिया ने जो है अपना ये छतोरपन दिखाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली दिखाई और कितनी जल्द जो है पाए तकमील तक पहुंचाया, और इनको जो है वो इनके दांत खट्टे किए और भरपूर तरीके से किए। इनके राफेल जो इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी तो सब धरी रह गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने भी हवाला दिया अमेरिका ईरान जंग का, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का बहुत इसमें किरदार है सालिसी का। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अगर हम बात करें तो अभी हम रिलेट करते हैं उस बात से जो भारत ने एक अटैक किया था और पाकिस्तान ने उसका जो है वो जवाबी कार्रवाई की। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में बहुत बड़ा एक काम हुआ, एक बहुत बड़ी जो फतह नसीब हुई। और अभी भी अगर हम उनका किरदार देखें तो एक जंग को रुकवाने में, सीज फायर को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार है।
देखिए, इसमें मैं यहाँ आपको वादे करता चलूं कि उस वक्त भी पाकिस्तान की जो जंग थी वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं थी, और बहुत सारे साजिशी ममालिक में यहाँ मुकम्मल तौर पे नहीं उस पर नाम लूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जंग जो है वो पाकिस्तान की बड़ी ताकतों से थी उस वक्त भी। शरपसंद लोग पीछे थे, और आज भी आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में किस तरीके की मुदाखलत है इंडिया की। ये अकेला कभी भी कोई हरकत नहीं करता है, ये अपने साथ मजीद इंतशारियों को मिलाता है, उसके बाद कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करता है। मोदी की पॉलिसी ही बड़ी चीप किस्म की है। तो आपने जो आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया, उनकी फहम फरासत की जो है वो मैं मिसाल नहीं दे सकता। वो एक अम्ब्रेला के नीचे पूरे डिपार्टमेंट्स को लेके चले हैं, बाकायदा तमाम हमारे जितने भी फोर्सेस के डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके चले, बड़ी उनकी हिकमत अमली थी। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने आज भी जो अपना किरदार अदा किया है वो एक प्रोफेशनल किरदार है। वो पूरी दुनिया को तबाही से बचाना चाहते हैं। आबराए हरमस को ले लीजिए आप, या आप जो है वो किसी एटॉमिक जंग की तरफ जाने की मामलात को ले लीजिए, दोनों सूरतों में इंसानियत की बहुत बड़ी तबाही है। 193 ममालिक जो है भूख से मर जाएंगे अगर जंग ना भी हो, और अगर ये तरसील बंद हो जाती है पेट्रोलियम मसनूआत की या दीगर चीजों की, तो 193 ममालिक इसके साइड इफेक्ट में आएंगे, जिसको बचाने के लिए। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अमेरिका ने ये जंग शुरू करके पूरी दुनिया को नुकसान में मुब्तला कर दिया है, तो क्या इसकी कोई भरपाई हो सकेगी जब ये इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी? तो जो दुनिया को नुकसान पहुंचे इसका क्या होगा? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज यहाँ और भी वादे करूं। अच्छा आपने ये सवाल उठाया, और इसमें वाकई सबका भला सबकी खैर वाली बात है कि पूछना चाहिए कि होगा क्या। ईरान ने जो अपनी शराइत डाली है, उस शराइत में ईरान की रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और उनके नुकसान का अदाला मौजूद है शराइत में। उन शराइत को अमेरिकन जो है वो मानने को तैयार है। ऐसी बात नहीं, 3 से 4 पॉइंट्स है जिनके ऊपर जो है ये मामला बार बार खराब हो रहे हैं, और ये जल्द समझ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई कारोबारी लेन देन हो तो उसके भी जरगे कहीं लगते हैं, तब कहीं जाके फैसला होता है। तो ये तो पूरी दुनिया का मामला है, ये बहुत बड़ी जंग का मामला है। अब आपका जो असल सवाल था कि ये अमेरिका ने सारी दुनिया को मुसीबत में डाला, तो देखिए अमेरिका की मैं बात यहाँ इसलिए वाज़ेह तौर पे करता चलूंगा क्योंकि इस वक्त दोनों ही ममालिक हमारे मेहमान हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो। तो हम कोई ऐसी गुफ्तगू करना नहीं चाहते जिससे दिल आजारी हो या इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचने में कोई तकलीफ पहुंचे। मैं ये जरूर यहाँ कहूंगा कि तमाम दुनिया के ममालिक को एक कानून के तहत चलना होता है, उस कानून के तहत ही रहना होता है, और एटॉमिक पावर बनने के लिए जो शराइत और ज़वाबित है उसको होना होता है। तो गलती मैं ये नहीं कहूंगा कि कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं, ये दुनिया को पता है। लेकिन जो ये हमले हुए जैसे कतर का है या लबनान का है या इसराइल ने जो मजीद हरकतें की, वो किसी को भी गुस्सा दिला सकती है। तो ईरान ने जो है वो अपने डिफेंस में जो भी काम किए उसमें जो खलीजी ममालिक को निशाना बनाएगी, ये बड़ा नुकसानदेह हो गया। हालांकि वो अमरीकी अड्डे अगर यूज होते हैं इनके खिलाफ, तो उसके बाद ये बनता था कि ईरान वहां पे जो है हमला करे। तो इन चीजों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, और ये जंग जो है वो फैल कर खित्ते में आ गई, और मजीद ये आगे बढ़ेगी अगर खुदा न खास्ता ये मामला पाकिस्तान ना बना सका। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, अनथक कोशिश है, और पाकिस्तान इस सिलसिले में प्रायोरिटी पे रखे हुए सारे मामला को पीछे करके कि दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया जाए, दुनिया में अमन कायम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद अमन का सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सजाद अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। और बात यहाँ पर आकर रुकती है कि होप फॉर दी बेस्ट, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और दुनिया एक सुख का सांस ले। प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।